मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां। भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, और मैं देख रहा था। और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रईसाना डायलॉग, जो कि उनकी ORF जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है। तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। We are very happy to have a strong relationship with our friendly country, India. सर अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये भी कह रहे, इंडियन मीडिया के मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन को भी मारेंगे, ऐसे ही घुस के मारेंगे। तो वो तो पहले से वार्निंग दे रहे हैं हमें। अरे आपके जेल में तो लोगों के बच्चे पैदा होते, लखवी के तो बच्चे पैदा होते। अच्छी बात है, लोगों को राइट मिलने चाहिए। ब्राजील नहीं, देखिए चीमा साहब, ऐसी दुनिया में कहीं जेल नहीं है। ये ब्राजील में होते हैं, ब्राजील में होते हैं। तो अच्छा, आप ब्राजील से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग खराब है कि मैं 70 के लिए 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। ये खुद एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स एंड वी आर नाउ अ बेगर्स ऑफ अनदर लेवल। नाउ हम हो चुके हुए हैं। जयशंकर हम पे हंसता है सर, मोदी कहता है कि मैंने कशकोल पकड़ा दिया इनको, और ऐसा ही है सर। इंडिया जो है वो आपसे हमसे आगे चला गया, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस। आप अपनी मेहनत से गए हैं, किसी का आप पे कोई एहसान नहीं है। आपकी अच्छी पॉलिसीज थी, आपके वज़राए आज़म की। नमस्कार दोस्तों सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा पैगाम आया है भारत के लिए। सऊदी अरब के एनवॉय टू इंडिया ने कहा है कि वे भारत को अपना दोस्त मानते हैं और इस वक्त जो सऊदी अरब और भारत के रिलेशंस है उससे वे बहुत खुश है और सऊदी अरब अब भारत के रिलेशंस को अपने हाईएस्ट लेवल तक ले जाना चाह रहा है। दोस्तों ये बात सैयद ईदी अल हुसैनी ने सऊदी अरब फाउंडेशन सेरेमनी के दौरान कही है। और दोस्तों आप सब ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दे चुका है। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि भारत में शुरू हो चुकी है G20 मीटिंग और 20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, जिनमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आ चुके हैं और दोस्तों रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आ चुके हैं और उन्होंने भारत आते ही भारत के लोगों को सल्यूट किया है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी इस वक्त भारत में प्रस्तुत है और उन्होंने भारत को उनके मुश्किल घड़ी पे साथ खड़े होने के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सुमित भाई, ये जो राइजीना डायलॉग के अंदर इटालियन पीएम की जो एंट्री है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जबकि जर्मन जो हैं वो इधर थे, आपने उनको नहीं बुलाया, फ्रेंच को नहीं बुलाया। सो इटली के साथ क्या ऐसा है दैट बेसिकली गिव्स इंडिया वो कि जी इटालियन पीएम को वहाँ पे जो है वो होना चाहिए? लास्ट टाइम मुझे याद है यूरोपियन यूनियन की चीफ आई थी एज ए चीफ गेस्ट राइजीना डायलॉग के अंदर, लेकिन दिस टाइम इट्स इटली। सो ये क्या है? ये विद इन यूरोप डाइवर्सिफिकेशन है या वो वैसे ही आ रही थी तो उन्होंने कहा चलो तुसी भी बन जाओ? देखिए चीमा साहब, जियोपॉलिटिक्स में कोई चीजें इंसिडेंटल नहीं होती एंड ORF ऑर्गेनाइजेस दिस राइजीना डायलॉग और इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। अब जिस कंट्री को मतलब जिस लेवल का बंदा भेजना है, जिस लेवल का इनविटेशन होता है, ये ORF विल डिसाइड और MEA विल, मे बी दे कंसल्ट MEA, आई डोंट नो टुडे, दे डू नॉट कंसल्ट MEA बट आई थिंक दे विल बी कंसिडरिंग MEA। तो उसके हिसाब से जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी सूट करेगा वो आने की बात है। अभी आप देखिए, अब की बार अगर आप देखें तो इसी में ईरान ने एक ORF का वो था इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें ईरान को देख के वो जो वुमेन प्रोटेस्ट था तो ईरान ने बोला जी हम आ ही नहीं रहे, आप ये नहीं तो ये एक वाज हार्डली 1 सेकंड एक पिक्चर थी।
तो अब देखिए मुल्क है, मफादात है, उनके इंटरेस्ट है, उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, जोग्राफिकल इंक्लिनेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक रिलेशंस देखते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी भी इटली का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं आया, जबकि फ्रांस का आ गया, यूके का आ गया, अमेरिका का आ गया। अब जर्मनी में आपने देखा हमारी काफी प्रोडक्टिव मीटिंग रही और जर्मन्स आर रियली वांटिंग टू डू बिजनेस विद अस, क्योंकि जर्मनी में 40% इंडस्ट्री तो चलती है रशियन गैस पे, और 40% उनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से। दोनों ही चीज में अभी जर्मनी आप देखें तो दोनों तरफ से मार खा रही है, एक तो रॉ मटेरियल्स की दिक्कत है और कहीं ना कहीं रशियन गैस की भी दिक्कत है। और आपने कल देखा होगा तो पूरे नेटो में, पूरे सॉरी यूरोप में कल एंटी नेटो प्रोटेस्ट हुए, फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए हैं, या यहाँ पे यूके में हुए कि लीव नेटो। तो वैसे काफी प्रेशर पड़ा है इस वॉर का यूरोप पे, and that is why there's a lot of, you will see a lot of geopolitical movements now happening because Europe wants to get out of the war, क्योंकि यूरोप वॉर का जो ब्रंट ले रहा है, जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा ब्रंट ले रही है वो ले रहा है यूरोप। अगर यूरोप जल्दी इस वॉर से नहीं निकलता, यूरोप का नुकसान बहुत ज्यादा है। द यूरोप विल पे वेरी हेवी प्राइस, मे बी 1 or 2 or 3 decades of progress. That is the kind of price now we are talking about. और आप यूके का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए चीमा साहब, -0.3, जर्मनी का 0.1 आपको बता रहा हूँ। फ्रांस तो कह रहा है मैं वॉर टाइम इकोनॉमी बनूंगा। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा यूके में तो राशन लग गया ना, इवन इफ यू गो टू स्टोर देयर इज अ राशन, हाउ मच कैन यू बाय, इवन द फूड आइटम्स। तो मतलब ऐसे दिन अगर देखने को आ रहे तो ये वॉर तो सस्टेनेबल है नहीं। फ्यूल और फूड क्राइसिस तो दुनिया भर में हो ही गया, और सच्चाई ये है पुतिन के पास 25% यूक्रेन का एरिया है, सब रशियन स्पीकिंग एरिया उसके पास है, 41% नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ है। ये जिनको आतंकवादी कह रहा है इंडियन मीडिया, ये कश्मीरियों के हक के लिए लड़े, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़े हैं। पाकिस्तान में इनको शहीद कहा जाता है, पाकिस्तान में इनको मुजाहिदीन कहा जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, पैटर्न तो यही बता रहा है कि एक सोचे समझे तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है। आपका तजुर्बा इस बारे में क्या कहता है सर? इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर आपको याद हो, म्यूनिख ओलंपिक्स में इजरायली मारे गए थे जी, और इजरायलीज ने चुन चुन के उन लोगों को ढूंढ कर निकाल कर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाके उन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको उन्होंने हलाक कर दिया था उन्हें जी। आपको ये पैटर्न देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, हाफिज सईद साहब पे बाकायदा एक हमला हुआ था जी, और इसका भारत में बाकायदा उन्होंने पूरा ड्रामा जो कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने बात वाजे कर दिया था इसमें। भारत का ये एक पहलू है जो शायद दुनिया को मालूम है। जब मैं दुनिया की बात करता हूँ तो मैं खास तौर पे अमेरिका की बात करता हूँ, बरतानिया की बात करता हूँ। उनको मालूम है, उनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। इसराइल शायद उनको सपोर्ट कर रहा है, शायद उनको सपोर्ट अफगानिस्तान बेस वहाँ से आ रही है। यहाँ से लोकल इन्वॉल्व हमारे बंदे होंगे, लेकिन करने वाले वो हैं। एक तो ये पहलू है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो बहुत अफसोसनाक, इससे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू मेरे लिए ये है कि मैं पाकिस्तान, हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। क्योंकि अगर जो कुछ सामने आया हुआ है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारत ये कर रहा है, तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे मुल्क के जो लोग हैं जिनका ये काम है इस चीज़ों को लुक आफ्टर करना, तो ये दाखिला का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनका सिर्फ कह देना काफ़ी है इस चीज़ का, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है उनकी। ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पाकिस्तान में जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, बल्कि कश्मीरी पाकिस्तानियों के लिए जो काम किया, उनकी हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। कि हमें ये पता नहीं लगा सकते कि भारत ये इतना बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में उस पर अमल पैरा है और हम उसको अभी तक रोकने में नाकाम रहे हैं और हम उसको जवाब देने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुलविस होते हैं, हमने एक को तो मेहमान बना के रखा हुआ है, बाकी भारत में लोग खुलेआम फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपने हाथ बांध के बैठ गए हुए हैं। दूसरा पहलू ये है, मेरे लिए ये ज़्यादा तकलीफ दे पहलू मेरे लिए ये है। जी सर, हमारी तो जनरल साहब देखें अर्ज़ ये है कि इतनी भी शायद हिम्मत नहीं है या विल नहीं है कि हमारे पास एक दहशतगर्द मौजूद है, हम उसका ट्रायल कर सकें, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचा सकें। आई एम टॉकिंग अबाउट कुलभूषण यादव। सर अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये भी कह रहे, इंडियन मीडिया के मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन को भी मारेंगे, ऐसे ही घुस के मारेंगे। तो वो तो पहले से वार्निंग दे रहे हैं हमें। जी, मैंने आपसे ये अर्ज की ना कि भाई भारत ने जो करना है वो तो कर रहा है वो, और वो पैटर्न फॉलो कर रहा है जो इजराइल ने म्यूनिख ओलंपिक के सिलसिले में, जब मैंने आपसे बात की उस सिलसिले में फॉलो किया था जी।
और वो देखिए एक से बाद एक जो जो मुजाहिदीन थे उनके पीछे आए हुए हैं और वो डिक्लेयर भी कर रहे हैं। और उनकी डिक्लेरेशन का मतलब क्या है आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपने जो हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं इनकी रस्सियां और टाइट हो गई हैं। हम अपने आप को इस कदर मजबूर महसूस कर रहे हैं इस वक्त बैठ के कि हमारे यहाँ, मेरा वज़ीर दाखिला मुझे ये कह रहा है कि है तो भारतीय है लेकिन आगे क्या कर रहे हैं हम इसके सिलसिले में। हमने भारत को किसका जवाब दिया? कुलभूषण यादव को तो हमने मेहमान में आके रखा हुआ है ना, इसके अलावा और क्या हम क्या कर रहे हैं? कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो तो किसी ढके छुपे नहीं है, दुनिया तो उसका नोटिस नहीं कर रही, भारत वहां पे भी लगा हुआ है। अब तो G20 कॉन्फ्रेंस वहां पे करने जा रहे हैं वो लोग, उसमें हमारे जो दोस्त ममालिक वो भी शामिल होंगे इसमें।